Today we are going to study about oxidation and reduction। आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ये आपका केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, पार्ट 4 है चैप्टर 1 का। देखिए, ऑक्सीकरण क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई भी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का ह्रास, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। यानी उस पदार्थ का इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जैसे Cu + O2 = बना 2CuO, ब्लैक कोटिंग इसको बोलेंगे। देखिए, इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि। तो ये कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक + O2, जिंक में ऑक्सीजन जुड़ गया तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। H2S + Cl2 = 2HCl + सल्फर S। तो देखिए, इसमें से H2S में से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो H2S का क्या हो रहा है? अपचयन। H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। अपचयन में देखिए क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, ऑक्सीजन का लॉस हो, हाइड्रोजन का गेन हो, इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। CuO + H2 = Cu + H2O। जैसे कि CuO में से ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन कमी हो गई तो CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। आगे रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं हों उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे देखिए, CuO + H2 = Cu + H2O। देखिए, CuO से ऑक्सीजन का क्या हुआ है? कमी हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इसलिए CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। H2 में देखिए क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि होने की वजह से ये क्या है? ऑक्सीकरण। यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो केवल माइंड में इतना सेट कर दीजिए, ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण। जस्ट इसका अपोजिट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अपचयन। अदर एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। जिंक ऑक्साइड + कार्बन = Zn + CO। इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। जब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है ये। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इसका क्या हुआ है? अपचयन। और ठीक है, इसके बाद है आपका संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि कह सकते हैं आदि के संपर्क में आता है, तब ये धीरे धीरे क्या होता है? नष्ट होने लगता है। ये धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये सब क्या है? संक्षारण है। ओके स्टूडेंट्स, आगे संक्षारण को हम रोक कैसे सकते हैं? संक्षारण को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। संक्षारण को रोकने की कुछ विधियां हैं, जैसे विद्युत लेपन द्वारा हम कर सकते हैं। लौह एवं इस्पात निर्मित वस्तुओं पर हम जस्ते की परत चढ़ा सकते हैं। मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं। धातुओं की बाह्य सतह पर हम पेंट कर सकते हैं, वार्निश तेल कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। ये सब स्नेहक का उपलेपन करके हम संक्षारण कम कर सकते हैं। इसके बाद है आप लोगों का रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी जो होती है, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री, तेल युक्त खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक खुले वातावरण में रखा जाता है यानी वायु के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो वायु, प्रकाश या आर्द्रता या जीवाणु के प्रभाव से क्या होते हैं? उपचयित या ऑक्सीकृत, उसी उपचयित को ऑक्सीकृत बोलते हैं, होकर के क्या होते हैं? दुर्गंध देने लगते हैं। इसी घटना को क्या बोला जाता है? विकृत गंधिता या रेंसिडिटी बोला जाता है। इससे हम बच कैसे सकते हैं? इससे बचने का कुछ उपाय हैं। देखिए,
वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थों को पहली बात वायुरोधी बर्तन में रखने चाहिए ताकि वो वायु के कांटेक्ट में, नमी के कांटेक्ट में ना आए। जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें सामान्य वायु के स्थान पर कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि चिप्स के साथ कोई क्रियाशील गैस यदि होती है तो क्रिया करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत होकर के वो जो चिप्स है वो खराब हो जाएगा। उससे बचने के लिए कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फिर देखिए, जो वसायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ हैं इनको ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए, सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए ताकि ये रेंसिडिटी इनका ना हो सके। इसके बाद 2 अभिक्रियाएं छूट गई थी जिसे आप लोग देख लीजिए, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऊष्मा को अवशोषण करने के बाद ऊष्मा ऐसी अभिक्रियाओं में ऊष्मा चाहिए, जैसे बर्फ़ के पिघलने के लिए ऊष्मा चाहिए, जल का वाष्पीकरण होने के लिए ऊष्मा चाहिए, ठोस लवणों को पिघलने के लिए ऊष्मा चाहिए। तो ये सब क्या है, ऊष्माशोषी। कुछ केमिकल्स इक्वेशंस के रूप में देख लीजिए, N2 + O2 + एनर्जी, इस साइड प्लस एनर्जी लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं 2NO। इसी प्रकार से 2 अभिक्रियाएं हैं, ये क्या है, ऊष्माशोषी। CaCO3 को जब एनर्जी देंगे तब ये CaO + CO2 में जुटेगा। उसी तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दहन, लोहे में जंग लगना, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो CO2 + एनर्जी मुक्त होती। इधर प्लस एनर्जी लगा, इधर प्लस ऊष्मा लगा, तो आप समझिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। CH4 + O2 = CO2 + 2H2O + एनर्जी। उसी प्रकार देखिए, C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक एवं लवण। आप लोग पहले चैप्टर का एक्सरसाइज करिए, जो डाउट होगा हमें बताइए।